हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट पर। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर रंजीत सिंह के टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस पेपर 31 सॉल्व करने वाले हैं। और बाकी प्रैक्टिस पेपर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और अपना स्कोर देखना है कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हु रोट द हिस्टोरिकल नोवेल Volperga or the Life and Adventures of Castruccio, Prince of Lucca, 1823। तो ये बताना है जो हिस्टोरिकल नोवेल है, नेम इज गिवन हियर, तो ये किसने लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, मैरी शैली। देन क्वेश्चन नंबर 2। What was the subtitle of the Gothic novel फ्रैंकेस्टीन। तो जो फ्रैंकेस्टीन है गोथिक नोवेल है ये एक, तो इसका हमें यहाँ पे सबटाइटल बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, द मॉडर्न प्रोमेथस। डी इज करेक्ट हियर एंड इन 1818 में ये आया था। देन क्वेश्चन नंबर 3। हु रोट द नोवेल द लास्ट मैन। तो द लास्ट मैन नोवेल किसने लिखी है। इसका करेक्ट आंसर है ए, मैरी शैली। तो मैरी शैली पीवी शैली की वाइफ हैं, उन्होंने ये नोवेल लिखी है द लास्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 4। हु रोट द प्ले प्रोसरपाइन। तो प्रोसरपाइन जो प्ले है ये किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, शैली। तो पीबी शैली जी ने ये लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर प्रोसरपाइन वॉज रिटर्न। तो जो प्रोसरपाइन है, तो प्रोसरपाइन का हमें यहाँ पे डेट बताना है कि कौन सी डेट में ये लिखा गया था। तो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, 1820। क्वेश्चन नंबर 6। हु रोट द प्ले द सेंसी। तो द सेंसी प्ले किसने लिखा है यहाँ। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, शैली। क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर द प्ले द सेंसी पब्लिश्ड। तो ये जो प्ले है द सेंसी ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, 1819। क्वेश्चन नंबर 8। हु रोट द ब्लैंक वर्स ड्रामा इन 5 एक्ट्स मिडाज। तो किसने ब्लैंक वर्स ड्रामा लिखा था इन 5 एक्ट्स। तो 5 एक्ट्स में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, मैरी शैली। मैरी शैली ने ये लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर द प्ले मिडास पब्लिश्ड। तो ये जो मिडास प्ले है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है 5 एक्ट में लिखा गया था, तो ये पब्लिश कब हुआ था। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 1822। क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट द क्लोसेट ड्रामा मैनफ्रेड। तो ये जो क्लोसेट ड्रामा है मैनफ्रेड, ये किसने लिखा। तो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, बैरन। क्वेश्चन नंबर 11। हु रोट द क्लोसेट ड्रामा केन। तो ये जो क्लोसेट ड्रामा है केन, ये किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड बैरन। देन क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर द प्ले केन पब्लिश्ड। तो ये जो प्ले है केन ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। तो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, 1821। देन 13 क्वेश्चन। हु रोट द लॉन्ग पोम डॉन जुआन स्पेनिंग इन 17 कैंटोज। तो किसने ये पोम लिखी थी, डॉन जुआन स्पेनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, लॉर्ड बैरन।
देन क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द नैरेटिव पोम चिल्ड्रन हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज। तो ये जो पोम है ये बतानी है हमें किसने लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड बैरन। देन क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द vindication of the rights of women in 1792 and vindication of the rights of men in 1790। तो ये किसने लिखा था ये वर्क, तो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। देन 16 क्वेश्चन, स्पेंसरियन सोनेट इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएंट ऑफ, द करेक्ट आंसर इज बी, शेक्सपियरियन सोनेट। तो जो स्पेंसरियन सोनेट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट वेरिएंट है किसका, शेक्सपियरियन सोनेट का। देन 17 क्वेश्चन, फेरी क्वीन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो फेरी क्वीन का हमें यहाँ फॉर्म बताना है कि कौन से फॉर्म में ये लिखी गई है। द करेक्ट आंसर इज बी, स्पेंसरियन स्टैंजा। तो एडमंड स्पेंसर ने लिखा है इसे, तो स्पेंसरियन स्टैंजा में ही उन्होंने लिखा है। 18 क्वेश्चन, स्पेंसर्स मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन वाज, तो जो उन्होंने अपनी फेरी क्वीन लिखी है तो उसमें उनका मोटो बताना है कि क्या उद्देश्य रहा है इस वर्क को लिखने के लिए। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, टू फैशन अ जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। Then 19 question, the last 6 lines of a Miltonic sonnet are divided into 2 groups of 3 lines each. What is the group of 3 lines called? तो देखिए जो लास्ट 6 लाइन्स हैं मिल्टोनिक सोनेट की वो क्या है, डिवाइडेड हैं किसमें, 2 ग्रुप में, और वो जो 2 ग्रुप हैं वो किसने, 3-3 लाइन के 2 ग्रुप हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि ईच व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स कोल्ड, तो 3 लाइन का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं। तो जो 3 लाइन्स के जो ग्रुप होते हैं पोम में तो उनको क्या कहकर पुकारा जाता है, द करेक्ट आंसर इज ए, टर्सेट। 20 क्वेश्चन, द राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी डी एंड ई बिलोंग्स टू, तो देखिए 4-4 लाइन में 3 पैसेज यहाँ डिवाइडेड हैं और लास्ट की 2 लाइन्स मीन्स एक कपलेट है, और ये वाली राइमिंग स्कीम किसके लिए यूज होती है, द करेक्ट आंसर इज सी, स्पेंसरियन सोनेट। 21 क्वेश्चन, एन एलिजी इज अ टाइप ऑफ लिरिक एंड फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड थॉट्स यूजिंग, तो यहाँ एलिजी के बारे में बताना है। एलिजी क्या है, एक टाइप है किसका, लिरिक का, और ये फोकस करता है एक्सप्रेस करने पर, किसको, इमोशंस एंड थॉट्स को। तो किस चीज़ का यूज करता है ये, इसमें किस चीज़ का यूज होता है, द करेक्ट आंसर इज सी, फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। तो एलिजी में हम फॉर्मल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। 22 क्वेश्चन, एन एलिजी इज आ, तो जो एलिजी है वो क्या है, द करेक्ट आंसर इज सी, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन। एक विलाप के लिए जो सॉन्ग होता है या किसी को मौन करने के लिए जो शोक होता है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एलिजी। 23 क्वेश्चन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी इज, तो एलिगरी का यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है कौन सा है, तो स्पेंसर फेरी क्वीन भी है, बेनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस भी है, और एडिसन्स पब्लिक क्रेडिट भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। 24 क्वेश्चन, डैश इज एन ऑब्जेक्टिव पोइट्री, तो इसमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव पोइट्री है। तो पोइट्री 2 तरह की होती है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, तो इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव पोइट्री है।
द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एलिगरी। एलिगरी वो होती है जिसमें कोई भी डबल मीनिंग बात होती है, मीन्स पोम में या जो वर्क में हम पढ़ेंगे कुछ और उसका जो मीनिंग होता है वो उसके अंदर हिडन होता है और बहुत ही डीप मीनिंग उसका निकल के आता है। किसी भी तरह की मोरल को वो टीच करने के लिए इस तरह की वर्क को लिखा जाता है। देन 25 क्वेश्चन, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिगरी इज इट्स। तो जो चीफ स्ट्रक्चर हैं, जो मुख्य विशेषता हैं एलिगरी की, वो क्या है? सो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट, डबल मीनिंग। तो ये डबल मीनिंग होती है, पढ़ा कुछ और जाता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। देन 26 क्वेश्चन, जॉर्ज ऑरवेल्स नोवेल एनिमल फार्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई जो नोवेल है एनिमल फार्म, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो द करेक्ट आंसर इज ए, एलिगरी। तो ये भी एलिगरी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसने क्या किया था, एनिमल्स को यूज करके, और उसका हिडन मीनिंग किस पे था? इंसानों के ऊपर था, जो ग्रीडी इंसान होते हैं। किसी पर्टिकुलर देश के लिए भी आई थिंक वो बताया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एलिगरी। एलिगरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? तो द करेक्ट आंसर इज सी, सिम्बोलिज्म। 28, in the 15th century dash was in abundance to show the Catholic doctrine। तो द करेक्ट आंसर इज ए, मोरालिटी। मोरालिटी प्ले। तो 15th सेंचुरी के ये मोरालिटी प्ले ज़्यादा फेमस है। देन 29 क्वेश्चन, द वर्ड एलिगरी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड एलिगोरिया। तो ये जो एलिगरी है, एलिगोरी किसका मतलब कहाँ से लिया गया है? एलिगोरिया वर्ड से लिया गया है, और ये वर्ड कहाँ का है? लैटिन का। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, लैटिन वर्ड है ये एक, एलिगोरिया। 30 क्वेश्चन, अ हीरोइक कपलेट कैन बी डिफाइंड एज। तो हीरोइक जो कपलेट है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर। 31 क्वेश्चन, रोमियो एंड जूलियट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। टू विच सिटी डज रोमियो गो आफ्टर बीइंग एक्साइल्ड फ्रॉम वेरोना। तो वेरोना से जब उसको एक्जाइल्ड कर दिया था, निकाल दिया गया था, तो वो कौन सी सिटी में जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मांटुआ। तो वो मांटुआ वहाँ से चला जाता है, वेरोना को छोड़ के वो मांटुआ चला जाता है। देन 32 क्वेश्चन, वाई इज रोमियो एक्जाइल्ड। तो रोमियो को किस लिए निकाला जाता है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, फॉर किलिंग टाइबाल्ट। टाइबाल्ट क्या है? जूलियट का कजिन है, जिसको रोमियो ने मार दिया था। दैट्स वाई उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, सिटी को छोड़ने का उसको आदेश दिया जाता है। 33 क्वेश्चन, हु परफॉर्म्स रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज। तो रोमियो और जूलियट की जो मैरिज है वो किसने परफॉर्म कराई थी, किसने शादी कराई थी उनकी? द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रायर लॉरेंस। देन 34 क्वेश्चन, हु इज द फेरी दैट मर्क्यूसियो सेज विजिट रोमियो इन ड्रीम्स। तो मर्क्यूसियो किसका नाम बताता है कि कौन सी फेरी है वो, कौन सी परी है वो जो रोमियो के सपने में आई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, क्वीन मैब। 35 क्वेश्चन, व्हाट डज द नर्स एडवाइस जूलियट टू डू आफ्टर रोमियो इज एक्साइल्ड। तो जब रोमियो को एक्जाइल्ड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था सिटी से, तो नर्स जूलियट को क्या एडवाइस देती है, क्या सलाह देती है करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एक्ट
एज इफ रोमियो इज डेड एंड मैरी पेरिस। तो वो उसको सलाह देती है कि समझो रोमियो मर चुका है और अब तुम पेरिस से शादी कर लो। 36 क्वेश्चन, वेयर डू रोमियो एंड जूलियट मीट। रोमियो और जूलियट कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, एट कैपुलेट फीस्ट। तो जब वो कैपुलेट फीस्ट में आया था रोमियो बिन बुलाए, तब वहाँ पे रोमियो और जूलियट पहली बार मिलते हैं। 37 क्वेश्चन, हु किल्स मर्क्यूसियो। तो मर्क्यूसियो को कौन मारता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टाइबाल्ट। 38 क्वेश्चन, विच कैरेक्टर फर्स्ट परसुएट्स रोमियो टू अटेंड द फीस्ट। कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले रोमियो को परसुएट करता है, मनाता है फीस्ट को अटेंड करने के लिए? क्योंकि जो फीस्ट है वो उनकी एनिमी जो फैमिली है, दुश्मन जो परिवार है उसमें है, तो उसको रोमियो वहाँ पे जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको जो उसका ये कौन सा कैरेक्टर है जो उसको वहाँ जाने के लिए मनाता है? तो द करेक्ट आंसर इज बी, बेनवोलियो। 39 क्वेश्चन, what at first does Juliet claim that Romeo hears the morning after their wedding night? तो 39 the correct answer is C, the nightingale. 40 question, to what does Romeo first compare Juliet during the balcony scene? तो रोमियो फर्स्ट टाइम कंपेयर करता है जूलियट को बालकनी सीन में किससे? तो द करेक्ट आंसर इज डी, द मॉर्निंग सन। 41 क्वेश्चन, हु डिस्कवर्स जूलियट आफ्टर शी टेक्स फ्रायर लॉरेंस पोशन। जब जूलियट फ्रायर लॉरेंस का जो पोशन है उसको पी लेती है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी को कौन डिस्कवर? तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, द नर्स। तो जूलियट की जो बॉडी है उसको डेड बॉडी समझकर कौन जो उसको डिस्कवर करती है? नर्स करती है, क्योंकि उसका जो पोषण है उसने उसको सुला दिया था कि, और जिससे सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुकी हो। 42 क्वेश्चन, हु प्रोपोजेज दैट अ गोल्ड स्टैचूज ऑफ जूलियट बी बिल्ट इन वेरोना। तो ये किसने प्रपोज किया था इस चीज़ के लिए कि जूलियट का जो एक गोल्ड स्टैचू जो बनवाया जाना चाहिए, कहाँ? वेरोना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोंटेग। तो मोंटेग फैमिली किसकी थी? रोमियो की थी, लेकिन उनका जो आपस में जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया था इन दोनों रोमियो और जूलियट के मरने के बाद। तो मोंटेग ने ही प्रपोज किया था जूलियट का एक गोल्ड स्टैचू बनवाने के लिए वेरोना में। देन 43 क्वेश्चन, टू विच पावरफुल फिगर इज पेरिस रिलेटेड। तो पेरिस कौन सी पावरफुल फिगर से रिलेटेड था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रिंस एस्केलस। 44 क्वेश्चन, हाउ एंड वेयर डज रोमियो कमिट सुसाइड। तो रोमियो कहाँ और कैसे सुसाइड करता है? तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, विद पॉइजन इन जूलियट्स टॉम्ब। तो जूलियट की जो टॉम्ब में पॉइजन पड़ा हुआ था वहाँ पे, मीन्स वो क्या करता है, जूलियट की टॉम्ब पे पॉइजन ले लेता है, जहर खा लेता है, जिससे वो मर जाता है। तो अपने साथ पॉइजन लेके आया था कि वो जूलियट की बॉडी को लास्ट टाइम देखने के बाद उस पॉइजन को पी लेगा। तो ऐसे ही जब जूलियट को देखता है सी इज डेड नाउ, तो वो उस पॉइजन को पी लेता है और मर जाता है। 45 क्वेश्चन, हु इज द लास्ट पर्सन to see Juliet before she stabs herself dead। तो सबसे लास्ट पर्सन बताना है इसमें कि लास्ट पर्सन कौन था जिसने जूलियट को देखा था मरने से पहले। तो जूलियट क्या करती है, जब वो देखती है कि रोमियो इज डेड, तो वो भी खुद को स्टैब कर लेती है, एक खंजर से खुद को मार लेती है और मर जाती है। तो उसके मरने से पहले किस पर्सन ने उसको देखा था? द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रायर
Lawrence. Then 46 question. Why is Friar John unable to deliver Friar Lawrence's message टू रोमियो इन मांटुआ? तो मांटुआ में उसको रोमियो चला गया था निष्कासन के बाद, तो फ्रायर लॉरेंस उसके पास मैसेज भेजते हैं फ्रायर जॉन को देकर कि ये मैसेज जाकर रोमियो को दे देना। तो यहाँ रीजन पूछा है कि क्यों फ्रायर जॉन वो मैसेज रोमियो को नहीं दे पाए। द करेक्ट आंसर इज सी, ही इज हेल्ड इनसाइड अ क्वारंटाइन्ड हाउस एंड इज अनेबल टू लीव, क्योंकि वो क्वारंटाइन कर दिया गया था उनको एक हाउस में और वो वहाँ से निकलने के योग्य नहीं थे या वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। देन 47 क्वेश्चन, वाई डज द एपोथेकेरी एग्री टू सेल रोमियो पॉइजन? तो ये जो एपोथेकेरी होता है दैट मीन्स जो जैसे मेडिकल स्टोर पे होते हैं ना, जो औषधि देते हैं, दवाइयाँ देते हैं हमें, तो ऐसे ये जो औषधि देने वाला एक मैन है, तो वो क्यों एग्री हो गया रोमियो को पॉइजन देने के लिए, जहर देने के लिए? तो जहर जैसी चीज़ ज़्यादातर बैन होती है, लेकिन ये फिर भी एग्री हो गया, तो उसका रीज़न पूछा है यहाँ पे कि क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ही इज़ पुअर एंड नीड्स द मनी, क्योंकि वो गरीब था और उसे पैसों की ज़रूरत थी। 48 क्वेश्चन, ऑन व्हाट डे डू रोमियो एंड जूलियट मीट? तो रोमियो एंड जूलियट किस दिन मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, संडे, तो वो संडे के दिन मिलते हैं। 49 क्वेश्चन, विद होम इज रोमियो मैडली इन लव फॉर द फर्स्ट 2 सीन्स ऑफ द प्ले? तो प्ले के जो पहले 2 सीन्स होते हैं उसमें रोमियो किससे बिल्कुल मैडली जो है प्यार करता था, बिल्कुल पागलों की तरह प्यार करता था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रोजालिन। तो डोंट बी कंफ्यूज इन इट, क्योंकि पहले वो रोजालिन से प्यार करता था, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम जूलियट को देखता है तो वो रोजालिन को भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, इन व्हाट डिकेड वाज रोमियो एंड जूलियट रिटर्न? तो रोमियो एंड जूलियट कौन से डिकेड में लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1590s। 51 क्वेश्चन, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाय? तो ये फ्रेज किसने दी थी कि शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज, कि वो किसी एक युग से जो रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो क्या है, हमेशा के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि वो अमर हैं। तो ये जो दी हुई स्टेटमेंट है ये है बेन जॉनसन की। 52 क्वेश्चन, हु स्पीक्स फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन? तो ये जो कोट है ये किसने बोली थी? द करेक्ट आंसर विल बी ए, हैमलेट। तो ये हैमलेट ने बोली थी जब उनको अपनी मदर गर्ट्रूड के बारे में पता लगता है कि कैसे उनके फादर की डेथ के बाद उन्होंने उसके अंकल क्लाउडियस से मैरिज कर ली है, तब वो ये वाली लाइन बोलते हैं, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन। 53 क्वेश्चन, टेक और टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन्स अकर इन? तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? द करेक्ट आंसर विल बी डी, मैसर फॉर मैसर। 54 क्वेश्चन, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल seems to me all the uses of this world? तो which of Shakespeare's tragic heroes utters these words? तो 54 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, हैमलेट। तो हैमलेट ने ये लाइन्स बोली हैं। देन क्वेश्चन नंबर 55, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स मैनिफेस्टोज ऑफ रोमांटिक मूवमेंट? तो प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स के बारे में बताना है यहाँ पे, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डज नॉट इंक्लूड? तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। 56 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ in his writing was deeply influenced by?
तो वर्ड्सवर्थ अपनी राइटिंग्स में किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था? तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, मीन्स कोलरिज, गॉडविन, रूसो एंड इमैनुअल कैंट, इन सभी से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। 57. Which works of Wordsworth exhibit the influence of William Godwin? तो इसमें विलियम गॉडविन का इन्फ्लुएंस बताना है, उनके कौन से वर्क के ऊपर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल्ट एंड सोरो और द बॉर्डरर्स बोथ। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ये गिल नहीं है, ये गिल्ट है, GUILT। 58 क्वेश्चन, टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। तो अपने कौन से फ्रेंड के लिए उन्होंने ये लाइंस बोली हैं कि जो पोइट होते हैं, जो ग्रेट पोइट होते हैं, वो क्या होते हैं? टीचर होते हैं। जैसे टीचर कुछ ना कुछ अपने बच्चों को सिखाता रहता है, ऐसे ही पोइट भी लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा देता रहता है। तो आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर, मैं चाहता हूँ या तो मुझे टीचर के रूप में कंसिडर किया जाए और या फिर नथिंग, किसी भी रूप में नहीं। तो ये 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। तो इनके लिए उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे। 59 क्वेश्चन, who wrote in his preface to Lyrical Ballads, I have said that poetry is the spontaneous overflow to powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. The emotion is contemplated till by a species of reaction the tranquility gradually disappears, and an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind। तो सबसे ऊपर दिया हुआ है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में किसने लिखा था? तो सीधी सी बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने प्रीफेस लिखा है, तो उन्होंने ही ये जो पोइट्री की डेफिनेशन उसमें दी है। क्वेश्चन नंबर 60, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन? तो कौन से वर्क में उन्होंने जो भगवान के जो वेज हैं, तरीके हैं, उनको जस्टिफाई किया है टू मैन, लोगों को। देन 60 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज डी, पैराडाइज लोस्ट। 1667 में ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम। देन 61 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सी पोम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ट्रू लव। तो ट्रू लव उनके द्वारा लिखी गई पोम नहीं है। देन 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल? तो मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल है उसका हमें यहाँ फीचर बताना है, कौन सा है? तो यहाँ देखिए, सब्लिमिटी एंड पोएटिक ग्रैंडियर ये भी है, एलिवेटेड क्लासिसिज्म भी है, माइटी लैंग्वेज एंड रिटोरिकल डिवाइस भी है, पावरफुल ब्लैंक वर्स भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, ऑल ऑफ दीज। देन 63 क्वेश्चन, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो इज अ लैटिन polemic by John Milton, published in 1651. The full title of this work in English is, तो इसका हमें फुल टाइटल बताना है। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, जॉन मिल्टन एन इंग्लिश मैन, हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। 64 क्वेश्चन, Defensio pro populo Anglicano was commissioned by Parliament during Oliver Cromwell's Protectorate of England as a response to a work by Claudius Salmasius entitled। तो क्वेश्चन नंबर 64,
The correct answer will be A. Defensio Regia Pro Carolo I, royal defense on behalf of the Charles I. 65 question. Salmasius argued that the rebels led by Cromwell were guilty of regicide for executing King Charles. तो सैलमेसियस यहाँ पे आर्ग्यू करता है किस चीज़ के ऊपर कि जो रिबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं, लेड बाय क्रोमवेल, जो क्रोमवेल के द्वारा जो लेड किए गए थे, लीड किया गया था जिनको, वर गिल्टी, वो गिल्टी थे किस चीज़ के? रेजिसाइड, राजा की हत्या की, फॉर एग्जीक्यूटिंग किंग चार्ल्स, जिसने चार्ल्स को एग्जीक्यूट किया था। तो मिल्टन रिस्पॉन्डेड विद अ डिटेल्ड। तो 65 का जो करेक्ट आंसर है बी, जस्टिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी। तो मिल्टन ने उसको रिस्पॉन्स किया था किस डिटेल के साथ? जस्टिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी। 66 क्वेश्चन. Which political tract by John Milton in 1654 was written as a sequel to his Defensio pro Populo Anglicano? तो 66 question, the correct answer will be A here, Defensio Secunda. Then 67 question, in the play, it should be play. In the play The Silver Box, the box refers to, तो जो बॉक्स है सिल्वर बॉक्स में, वो किस चीज़ को रेफर करता है? तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, द आ सिगरेट बॉक्स। तो इट रेफर्स टू आ सिगरेट बॉक्स। 68 क्वेश्चन. जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक एंड जोन्स आर द कैरेक्टर्स इन, तो ये सभी कैरेक्टर्स कौन से प्ले से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, The Silver Box, 1906. 69 question. Which of his play Galsworthy described as the only play of mine which I was able to say when I finished it, no manager will refuse this. तो ये मेरी लाइफ का उन्होंने क्या बोला है कि ये ओनली वन प्ले है मेरा, कि ये सिर्फ अकेला ऐसा प्ले है मेरा जिसको आई वॉज एबल टू से, मैं कह सकता था, व्हेन आई फिनिश्ड इट, जब मैंने इसको फिनिश किया, कि कोई भी मैनेजर इसको पब्लिश करने से रिफ्यूज नहीं करेगा। क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी सारे वर्क लिखे थे और उनका बहुत से वर्क जो उनके मार्केट में पब्लिश नहीं हो पाए थे या वो नहीं चल पाए थे, अच्छे से पॉपुलर नहीं हुए थे, तो इस वाले वर्क को लिख के उन्हें सेल्फ सेटिस्फैक्शन था कि हाँ, ये वाला वर्क मेरा इतना अच्छा है कि इसको तो कोई पब्लिश करने से कोई भी मैनेजर मना नहीं कर सकता। तो कौन सा उनका ऐसा प्ले था? लॉयल्टीज। तो लॉयल्टीज प्ले याद है आपको, डेंसी वाला? Question number 70. Which of the following plays of Galsworthy deal with the tragedies of the individual brought by certain fundamental drawbacks in the legal system in England? तो इंग्लैंड का जो लीगल सिस्टम है उसके कुछ फंडामेंटल ड्रॉबैक्स की वजह से इंडिविजुअल के साथ जो ट्रेजिडीज दिखाई जाती हैं, जो किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, उसके लिए ऐसी थीम कौन से प्ले की है? तो 70 का डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, मीन जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, द फर्स्ट एंड द लास्ट, सभी प्लेज में उनके यही थीम है। देन 71 क्वेश्चन. इन विच प्ले गैल्सवर्दी फाइंड्स द ट्रेजिक incompatibility between the essential principles of Christianity and the working principles of individuals, including clergymen. 71. The correct answer is A, a bit o' love. 72. Which poem of Matthew Arnold retells a famous episode from Ferdowsi's Persian epic Shahnameh, relating how the great warrior Rustam unknowingly slew his long lost son Sohrab in single combat? तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई पोम है
जो क्या करती है, बताती है, क्या बताती है, फेमस एपिसोड फ्रॉम फिरदौसीज पार्सियन एपिक, जो फिरदौसी का जो पार्सियन एपिक था शाहनामा, और रिलेटिंग हाउ द ग्रेट वॉरियर, जिसमें क्या दिखाया गया है, कैसे एक महान योद्धा रुस्तम अननोइंगली, अनजाने में, स्लू हिज लॉन्ग लॉस्ट सन, अपने बहुत दिन से पहले मतलब काफ़ी समय से खोए हुए बेटे को स्लू कर देता है, मार देता है, और उसके बेटे का क्या नाम है, सोहराब, इन सिंगल कॉम्बैट, एक युद्ध में। तो 72 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड 1853। 73 क्वेश्चन, इन मेमोरियम AHH इज अ पोम बाय द ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो जो मेमोरियम जो पोम है ये लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई है, पब्लिश इन 1850, एंड इट इज अ रिक्वेम फॉर द पोइट्स बिलव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड डैश who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833 aged 22। तो बताना है कौन से उनके फ्रेंड के लिए लिखी गई थी पोम। द करेक्ट आंसर इज ए, आर्थर हेनरी हेलम, AHH। 74 क्वेश्चन, रिपीटेशन इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन at the beginning of successive phrases, clauses, sentences or verses, especially for rhetorical or poetic effect। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है, जैसे यहाँ बहुत सारी लाइंस दी होती हैं पोएट्री में, तो उन पोएट्री में जो बिगिनिंग के जो वर्ड हैं वो सभी के अगर सेम होते हैं तो ये एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होती है। So 75 question, a well-known phrase expressing something that is always true about people or the world। तो एक ऐसी वेल नोन फ्रेज जो एक्सप्रेस करती है समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू होता है, एंड अबाउट पीपल, लोगों के बारे में और संसार के बारे में। 75 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी, अडेज। 76 question, the term used for a thing that is very old or old fashioned or referring to an old style of language or art। तो ऐसी टर्म के बारे में पूछा है यहाँ, जो क्या है, बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है, ओल्ड फैशनड है, और क्या रेफरिंग कर रही है यहाँ, ये रेफर करती है ओल्ड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज और आर्ट। तो 76 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी, आर्केइज्म। 77, the original pattern or model from which all things of the same kind are copied or on which they are based, a model or first form, prototype। तो 77 the correct answer is A, archetype। 78 question, the term used for the advanced group in any field, especially in the visual, literary or musical arts, whose works are characterized chiefly by unorthodox and experimental method। तो ये जो टर्म है ये यूज होती है एडवांस ग्रुप के लिए, इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, स्पेशली इन द विजुअल, लिटरेरी और म्यूजिकल आर्ट्स में। तो हुज वर्क्स आर कैरेक्टराइज, किसका वर्क कैरेक्टराइज किया गया है, चीफली, मुख्य रूप से, बाय अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अवेंट गार्डे। तो अवेंट गार्डे वो होता है जिसमें कुछ भी हम इनोवेटिव राइटिंग लिखते हैं, कुछ भी नया लिखने की कोशिश करते हैं। 79 question, a type of poetry that does not rhyme, usually with 10 syllables, iambic pentameter in each line।
तो एक ऐसी पोएट्री जो राइम नहीं करती लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, जिसमें 10 सिलेबल्स यानी कि 5 फीट होते हैं हर लाइन में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ब्लैंक वर्स। 80 क्वेश्चन, अ पोज इन अ लाइन ऑफ पोएट्री स्पेशली नियर द मिडिल ऑफ अ लाइन और वर्स। तो जहाँ कोई भी बहुत सारी लाइंस होती हैं पोम में और उसका जो पोज है वो लाइन के एंड में ना हो करके कहीं मिडिल में आ गया, कहीं इधर स्टार्टिंग में आ गया, मतलब पूरी लाइन एक बार फिनिश ना होके एक लाइन यहाँ से दूसरी लाइन में कंटिन्यू रहती है। तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच के लिए हम क्या बोलते हैं, कौन सी टर्म है ये? द करेक्ट आंसर इज ए, सेजूरा। 81 question, the term criticism is derived from the Greek word क्रिटिकोज विच मीन्स। तो क्रिटिसिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड है एक, क्रिटिकोज वहाँ से लिया गया है। तो इसका यहाँ हमें मीनिंग बताना है, क्रिटिकोज का मीनिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, एबल टू डिसर्न एंड जज। एटी 82 से 86 तक क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब। तो वर्ब दी गई है यहाँ पे जिसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो 82 क्वेश्चन है डेस्ट्रॉय। तो डेस्ट्रॉय जब वर्ब है हियर और इसका जो एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है दैट इज सी, डिस्ट्रक्शन। देन डाई, डाई वर्ब है हियर और यहाँ से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डेथ। 84 डिस्कवरी। तो डिस्कवरी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, डिस्कवरी। डिस्कवर, डिस्कवर क्या है? वर्ब है और डिस्कवरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डू, तो डू जो वर्ब है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें फाइंड आउट करना है। द करेक्ट आंसर इज सी, डीड। डू मीन्स होता है किसी काम को करना और डीड होता है कार्य। 86 क्वेश्चन, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जब वर्ब तो इसका जो नाउन फॉर्म हो जाएगा दैट इज बी, एम्प्लॉयमेंट। फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये जो सिंगुलर प्लूरल वर्ड दिए हुए हैं फॉरेन लैंग्वेज में, तो इसमें हमें इनकरेक्ट वन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें इनकरेक्ट है, एक्सिस दिया हुआ है तो एक्सिस का ये रोंग है। इसका क्या होना था? ए एक्स ई एस, आई थिंक ये होना था इसका। तो ये यहाँ पे रोंग फॉर्म दी हुई है। 88 क्वेश्चन, इसमें देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए आप लोग। तो इसका इनकरेक्ट फॉर्म है डी, जेनस। तो जेनस का यहाँ जेनरस दिया हुआ है दैट इज रोंग। 89 क्वेश्चन, क्यूरियो। तो क्यूरियो का यहाँ पे क्यूरोसिटी दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसको चेंज कर दिया है, ये प्लूरल नहीं है इसका, तो ये भी हमारा रोंग है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था हमें। 90 क्वेश्चन, तो इसमें जो इनकरेक्ट दिया हुआ है दैट इज डी, ये फ्रेस्को का फ्रेस्कोज दिया हुआ है, ये रोंग है यहाँ पे, बाकी सब इसमें करेक्ट हैं। देन 91 क्वेश्चन, तो 91 टू 95 इसमें अगेन हमें इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है सभी नाउन के जो सिंगुलर प्लूरल हैं उसमें से। तो 91 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का जो यहाँ मैक्सिमाई कर दिया है ये यहाँ पे रोंग हो गया है। 92 क्वेश्चन, तो देखिए ये वाली जो फॉर्म है आपको सिंगुलर प्लूरल, ये बहुत अच्छे से आपको रेन एंड मार्टिन की बुक में पढ़ने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया गया है कौन से सिंगुलर प्लूरल को किस तरह से चेंज किया जाए। तो 92 का जो करेक्ट है यहाँ मिनिमम का मिनिमाई, तो ये यहाँ पे रोंग है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज करेक्ट है। 93 क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों फॉर्म जो है यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। देन 94 क्वेश्चन, यहाँ पे भी डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन जो करेक्ट है क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मैच नहीं है।
95 क्वेश्चन, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन, तो इसमें देखिए ब्रश दिया हुआ है तो ब्रश का यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्योंकि जहाँ एस एच लगता है वहाँ हमें ई एस ऐड करना होता है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देन 97 क्वेश्चन, मैच, तो मैच का यहाँ देखिए यहाँ पे एस लगा दिया है, जहाँ हमारा क्या होता है, एस होता है, एस एच होता है, डबल एस होता है, ओ होता है या सी एच होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हुए हम वहाँ पे ई एस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सी एच दिया हुआ है तो इसके साथ हमें ई एस ऐड करना होगा, तो यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। 98 क्वेश्चन, तो ये सभी यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। तो 98 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टाफ, तो स्टाफ का स्टाफ्स, ये गलत हो गया है। देन 99 क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का स्ट्राइप्स नहीं होना है यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया है। देन 100 क्वेश्चन, ये देखिए सी दिया हुआ है यहाँ पे, इसका ये रॉन्ग हो गया है, बाकी सब इसमें करेक्ट हैं। 101, द वर्ड अबाउंड हैज़ द नाउन फॉर्म, तो ये जो अबाउंड है इसका हमें नाउन फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अबेंडेंस। 102, द कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल इज, तो कांस्टेबल के लिए हमें कलेक्टिव नाउन फाइंड आउट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पोसे। 103, तो यहाँ करेक्ट एनिमल क्राई हमें फाइंड आउट करना है, जैसे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, लायंस रोर, लायंस दहाड़ते हैं, और फ्रॉक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, डी, क्रॉक, तो फ्रॉक्स क्या करते हैं, क्रॉक करते हैं। अब यहाँ पे हमें कॉमन एरर फाइंड आउट करना है, सी विशेष, सी वाज अ बर्ड, तो देखिए सी विशेष मैंने पहले भी आपको बताया, जहाँ पे यहाँ विशेष आ जाए तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, पास्ट में हमें वर का यूज करना होता है, और यहाँ पे वाज का यूज दिया हुआ है। सी विशेष उसकी इच्छा है कि वो एक बर्ड होती, तो ये एक ऐसी इच्छा है कि वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक गर्ल है तो वो बर्ड नहीं बन सकती, इसलिए यहाँ पे वाज के प्लेस पे वर का यूज होगा, ऐसी इच्छा के लिए जो कंप्लीट होना इम्पॉसिबल हो। 105, इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड हर टू लीव द रूम, तो देखिए जो ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती, जैसे इफ़ आई वाज यू, यदि मैं तुम होता, तो क्योंकि मैं हूँ तुम नहीं बन सकते, तो यहाँ पे इफ़ आई वर यू, तो यहाँ पे वाज के प्लेस पे वर आना है, तो इसके बी ऑप्शन में यहाँ एरर है। 106, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ करेक्टली स्पेलिंग फाइंड करनी है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एरोप्लेन, AEROPLANE। 107, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है डी, सिजेरियन, CAESAREAN। 108, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एज, द करेक्ट स्पेलिंग इज डी हेयर, फॉरेनहाइट, FAHRENHEIT, फॉरेनहीट। 109, a person who does not believe in and is opposed to accepted ideas, traditions, etc. एक ऐसा इंसान जो ना तो बिलीव करता है और हमेशा ओपोज में रहता है, विरोध में रहता है किसके, एक्सेप्टेड आइडियाज के और ट्रेडिशंस के, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, द करेक्ट वर्ड इज बी, आइकोनोक्लेस्ट। 110 क्वेश्चन, A school boy who cuts classes frequently is a, एक ऐसा स्कूल बॉय जो क्या करता है, क्लासेस से भाग जाता है, क्लासेस को अटेंड नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रूएंट, हिंदी में इसको भगोड़ा बोलते हैं, तो ट्रूएंट इज द करेक्ट आंसर हेयर, जो अपनी क्लासेस को बंक करता है। 111 क्वेश्चन,
तो 11 से 20 तक यहाँ पे अनसीन पैसेज है, तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी इसको रीड कर देती हूँ एक बार। तो यू मे थिंक द साइन ऑफ गुड मैनेजर इज टू हैव अ डिपार्टमेंट वेयर एवरीबडी इज बिजी एट वर्क on their assigned task. But if your people are merely doing their jobs, they are only working at about half their potential. A truly productive department is one in which every employee is actively thinking of better, more efficient methods of working, which in which to produce a higher quality product in less time at lower cost. To get this kind of motivation from your people, you have to be receptive to new ideas. What's more, you have to encourage your work people to produce new ideas. Incentives are one way to motivate employees to be more productive. You can offer a cash bonus, time off, or a gift, but a more potent form of motivation is simply the employee's knowledge that management does listen to him or he and does put employee suggestion and ideas to work. When you listen to new ideas, be open minded. Don't shoot down a suggestion before you have heard it in full. Many of us are too quick, too eager to show off own experience and knowledge and say that something won't work because we have tried it before or we don't do it that way. Well, maybe you did try it before, but that does not mean it won't work now, and having done things a certain way in the past does not mean you have been doing them the best way. A good manager is open minded and receptive to new ideas. तो कंटिन्यू बोलना भी इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो 111 क्वेश्चन. द गिवन पैसेज स्पीक्स अबाउट. तो ये जो पैसेज है किस चीज़ के बारे में दिया गया है. तो 111 द करेक्ट आंसर विल बी ए, द साइन ऑफ अ गुड मैनेजर. तो एक गुड मैनेजर कैसा होना चाहिए, तो उसके इसमें साइन बताए हैं जिसके ऊपर ये पैसेज दिया गया है कि कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सुनना है, कैसे उनकी बात माननी है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है. 112 क्वेश्चन. वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट अ गुड मैनेजर इज वन. तो गुड मैनेजर कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हु इज ओपन माइंडेड, जो ओपन माइंडेड हो, एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, और न्यू आइडियाज़ को सुनने और समझने वाला हो, उसको अपनाने वाला हो. क्योंकि बहुत से मैनेजर क्या होता है, जो लीडर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की बात सुनना ही पसंद नहीं करते. आधी बात सुनी, हाँ हाँ हो गया जाओ. तो इसमें बताया गुड मैनेजर वो होता है जो हमारी पूरी बात को सुनता है, एम्प्लॉयज़ की बातों को सुनता है, समझता है और तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है. उसके अच्छे आइडियाज़ को क्या करता है, उसको जो इम्प्लीमेंट करता है अपने ऑफिस में. पीपल मेयरली डूइंग देयर जॉब्स इन द पैसेज मीन्स. तो यहाँ इस फ्रेज का हमें मीनिंग बताना है, डूइंग देयर जॉब्स. तो 113 द करेक्ट आंसर इज सी, दैट सच पीपल आर वर्किंग एट अबाउट हाफ देयर पोटेंशियल. जो बिल्कुल अपनी आधी क्षमता के साथ वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इंडिकेट करता है ये. 114 इन अ ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट. The correct answer is C. People always think of evolving better and more efficient methods of working. जो ट्रूली प्रोडक्टिव जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें पीपल क्या करते हैं, हमेशा सोचते हैं किसको, इवॉल्विंग बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड, काम करने के नए नए अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और जो बहुत ही अच्छे मतलब तरीक़ों के बारे में. द वर्ड मोटिवेशन इन द पैसेज मीन्स. तो इस पैसेज में मोटिवेशन का हमें मीनिंग बताना है, क्या मीन्स दिया है यहाँ पे. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर.
दूसरों को मोटिवेट करना या प्रेरणा देना। 116 टू बी रिसेप्टिव और टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज सजेस्ट। तो यहाँ बताना है कि क्या सजेस्ट करता है पैसेज में। तो द करेक्ट आंसर इज ए, रेडीनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज। 117 द वर्ड इंसेंटिव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज सजेस्ट। तो इंसेंटिव से यहाँ पे क्या मतलब है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, एन एडिशनल पेमेंट और एडिशनल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो अपने जो एम्प्लॉयज को कुछ एडिशनल पेमेंट दे देना या एडिशनल उनको कुछ फैसिलिटीज दे देना। 118 अ ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू देयर राइटर इज ऑलवेज। तो राइटर के अकॉर्डिंग जो ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉई हैं वो बताना है उनकी क्वालिटी क्या है। करेक्ट आंसर इज बी हेयर, एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग। जो काम करने के नए नए तरीके के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और एफिशिएंट मेथड्स को फाइंड करते हैं, सोचते हैं, वो क्या है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉई हैं। 119 द इनोवेटिव सजेशन ऑफ न्यू आइडियाज from your employee can be obtained when you make him feel that management does listen। जब तुम उन्हें ये फील कराने में सफल हो जाओ कि मैनेजमेंट क्या करता है, तुम्हारी बातें सुनता है। 120 अ गुड मैनेजर शुड। तो एक जो गुड मैनेजर होता है वो कैसा होना चाहिए। तो सभी ऑप्शंस देख लीजिए आप यहाँ। तो 120 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए, बी ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। देन 121 यहाँ पे क्या है, पंचुएशन है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सीधे आंसर बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोलन आ गया है और यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है। देन 122 यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबोलिश, कोलन द स्लेवरी ऑफ कास्ट, फुल स्टॉप। देन 123 एंड 123 से 125 तक ये PQRS क्वेश्चन है, तो इनको हमें रीअरेंज करना होता है। तो पढ़ लीजिए सभी ऑप्शन अच्छे से। इट ग्रू डार्क, अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप, द सनसेट, द ट्रैवलर स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, नथिंग वाज विजिबल। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है हमारा, सबसे पहले हम ऐसी लाइन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट बन सकती हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, RPTSQ। तो आर में देखिए द सनसेट सब्जेक्ट है हमारा। देन इट ग्रू डार्क, जब सनसेट हो गया, अस्त हो गया, तो अंधेरा हो गया। देन टी, नथिंग वाज विजिबल। देन एस, द ट्रेवलर स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन। एंड क्यू, अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप। तो जब सन अस्त हो गया, सूरज अस्त हो गया, तो चारों तरफ अंधेरा हो गया, जिससे कि क्या हुआ, कुछ भी विजिबल नहीं रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसकी वजह से क्या हुआ, एक ट्रैवलर था वो स्टम्बल्ड, उसको ठोकर लगी, एंड फेल डाउन, वो गिर गया। और अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप, और एक अजनबी इंसान ने उसको उठाया। देन 124 had behaved quite well, he found when the father came home while he was away that the children। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं कौन सा है।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। देख लेते हैं। आर, व्हेन द फादर केम होम ही फाउंड दैट द चिल्ड्रन had behaved quite well while he was away। तो ये इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा सेंटेंसेस का कि जब फादर घर आए तो उन्होंने पाया कि दैट द चिल्ड्रन, कि बच्चे हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल, बच्चे बहुत अच्छा उन्होंने बिहेव किया था बच्चों ने, वाइल ही वाज अवे, जब वो घर से बाहर था। देन क्वेश्चन नंबर 24, देन क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसका पढ़ लीजिए सभी ऑप्शन जल्दी जल्दी। ड्यू टू डिसयूज द लिंग्विस्टिक स्पेस इज श्रिंकिंग in India and language resources might dry up, he feels that। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, SQRP। तो ही फील्स दैट, वो फील करता है क्या, द लिंग्विस्टिक स्पेस इज श्रिंकिंग, जो लिंग्विस्टिक स्पेस है वो क्या है, श्रिंकिंग हो रहा है। देन इन इंडिया, इंडिया में, एंड लैंग्वेज रिसोर्सेज माइट ड्राई अप, एंड पी ड्यू टू डिसयूज। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो के बेनिफिट बाकी लोगों को भी मिल सकें। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लेके आती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलते रहें। और इस वीडियो की अगर आपको PDF भी चाहिए तो अपने टेलीग्राम ऐप पर जा कर के वहाँ MS TGT PGT इंग्लिश टाइप कर लीजिए, जहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोज़ मैंने अब तक बनाई हैं सभी की PDF आपको वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो सभी PDF मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।